नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस अद्भुत अभ्युदय योजना में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी लोग और कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए बढ़िया से और लिखा भी करिए। आप एक एक घटनाओं को जब तक लिखेंगे नहीं तब तक वो चीज़ नहीं समझ में आएगी। लिखने से क्या होता है ना कि 1 टाइम ऑफ राइटिंग इज़ बेटर दैन 10 टाइम्स ऑफ रीडिंग, यानी कि 10 बार आप पढ़ोगे 1 बार लिखोगे बराबर है। तो लिखना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आप लिखते रहोगे तो आपको अभ्यास होगा। तो कल के टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे 30 के दशक में हम लोग हैं। कल हम लोग 20 के दशक में देख रहे थे, ढेर सारी घटनाएं हो गई थी। 20 के दशक में आपको थोड़ा सा क्रांतिकारी आंदोलन को ध्यान रखना है और एक स्वराज्य पार्टी की सक्रियता को ध्यान रखना है, यानी कि 1922 से लेकर और 30 तक की गतिविधियां, यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए तो 1922 से आप लगातार देखोगे, यानी कि 1922 से लेकर और 1930 तक की लगातार जो गतिविधियां चल रही थी चौरी चौरा के बाद, यानी कि चौरी चौरा के बाद एक सिस्टमेटिक अध्ययन करोगे आप। और आपने देखा कि इस दौर में जो भी जेल में था, जेल से जैसे ही छूटा वो कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष बना, चाहे वो 22 का हो चाहे 23 का हो। 23 में आपने देखा कि एक दिल्ली में सेमिनार हुआ, INC का विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उसमें जो है अध्यक्ष बने थे, जो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी कहलाते हैं। और सबसे अधिक बार आप देखो 40 से 45 तक, यानी कि 1940 से लेकर आप देखोगे लगातार, क्योंकि 45 तक कोई अधिवेशन नहीं होगा INC का, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। तो सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मौलाना हैं अबुल कलाम आज़ाद। और 1923 में विशेष अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, और 1924 में आप जानते ही हो कि बेलगांव अधिवेशन हुआ था, गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। तो इस तरह से हमें घटनाएं याद रखना है। एक तो स्वराज्य पार्टी के सक्रियता को याद रखना है कि विट्ठल भाई पटेल जो है पहले एक तरह से केंद्रीय विधानसभा, यानी कि एक तरह से कह लीजिए निम्न सदन के पहले जो है स्पीकर बने, अध्यक्ष बने, क्वेश्चन पूछा जाता है। और बड़ा ही 1923 के इलेक्शन में इन लोगों ने बड़ी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की और एक तरह से देश के अंदर जो है यानी कि मंत्री बनकर और गतिविधियों को एक तरह से बाधित करने का प्रयास किया गया। लेकिन 1925 में CR दास की मृत्यु हो गई। उसके बाद पार्टी जो है अपने मूल सिद्धांतों से भटकने लगी। तो आप एक चीज़ दिमाग में रखना कि हम लोग HRA पढ़े थे 1924, कानपुर काकोरी ट्रेन डकैती कांड। उसके बाद HSRA हम लोग पढ़े थे जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में, और एक नौजवान सभा पंजाब में पढ़े थे हम लोग छबील दास और भगत सिंह के नेतृत्व में। और उसमें यशपाल जो है आप देखोगे, भगवती चरण वहरा जिन्होंने फिलॉसफी ऑफ बम लिखा, बम का दर्शन, बम मैनुअल भी लिखते थे। और इनका अपनी एक अलग ही फिलॉसफी रहती थी बम मैन्युफैक्चर करने के पीछे। तो एक तरह से आप देखोगे कि बड़ा ही जो है ये दशक बड़ा प्रतिक्रियावादी रहा। और मास्टर दा आचार्य सूर्य सेन तो उस समय में आप देखो कि वीरांगनाओं ने बहुत जो है एक तरह से आंदोलन किया। जैसे आपने देखा कि बीना दास दीक्षांत समारोह में नज़दीक से गवर्नर को गोली मार दी। उसी तरह आप देखो शांति घोष हैं और सुनीति एक तरह से चौधरी हैं। इन्होंने आपने देखा कि एक तरह से जिला अधिकारी को कोमिल्ला की 2 छात्राएं थी जो है कलकत्ता में, और इन्होंने जो है एक तरह से जिला अधिकारी को नज़दीक से गोली मार दिया। प्रीति लता वाडेकर एक तरह से गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने को जो है एक तरह से शूट कर लिया। और एक तरह से कहा जाए कि जो आपके कल्पना दत्त जो है गिरफ्तार हो गई थी। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये राष्ट्रपति बन गए, एक पैरेलल सरकार
एक सेना का निर्माण कर दिया मास्टर दा आचार्य सूर्यसेन, चटगांव IRA। तो ये जितने भी संगठन रहे आपने देखा कि ये क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी संगठन रहे। और चटगांव IRA तो आप देखोगे मोर और लेस 1934 में मास्टर दा को फांसी होती है। 12 जनवरी 1934 को मास्टर दा आचार्य सूर्यसेन को फांसी हो जाती है। तो आज हम लोग थोड़ा सा 1930 से लेके चलेंगे घटनाओं को, और एक एक वर्ष की घटनाओं का हम लोग विजुअलाइजेशन करेंगे, और आप लोग भी बहुत बारीकी से नोट करना। नहीं सही है, नहीं ये वाला ठीक नहीं है। ये वाला सही नहीं, नहीं नहीं तो वहां से ले आओ। हाँ वो ला रहे हैं। अलमीरा में जो है दराज, वहां से ले आओ। आ रहा है, मतलब आवाज तो आ रही होगी। आवाज आ रही है अभी अभी जब थोड़ा ये सा। तो सही है। हाँ अभी ठीक है, आप बोल सकते हैं। 1930 के, यानी कि 1930 की महत्वपूर्ण घटना, और फिर हम लोग देखेंगे कि जो भी महत्वपूर्ण घटना होगा यहाँ मिलाने के लिए। 1931 की महत्वपूर्ण घटना, 1932 की महत्वपूर्ण घटना, फिर 1933 में आप देखोगे थोड़ी बहुत घटना होगी, ज्यादा नहीं है। फिर 1935, और 1935 के बाद आप देखोगे 1936 में लखनऊ INC का अधिवेशन हो जाएगा। 1937 में प्रांतीय चुनाव होगा, और उसके बाद 1938 और 1939 और 40, 1940 और 42, 1942, यहाँ तक पहुँचना हम लोगों को आज। तो इसमें आप क्रमशः देखना है कि कौन कौन सी घटना आप इसमें इमेजिन कर सकते हो, और इसको क्रमशः मिलाने के लिए आएगा। आप कोई भी घटना इसको देख सकते हो कि कैसे घटनाओं को आप असेस करोगे, और इस घटनाओं को कैसे क्रमशः आप विजुलाइज करोगे और कैसे जोड़ोगे। आप भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुंचेंगे हम लोग। तो 1930 में आप देखो जो पहली घटना है वो 26 जनवरी को आप देखोगे तो स्वाधीनता दिवस मनाया गया। पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया, और जिसका संकल्प लिया गया था, यानी कि जो है पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया गया था लाहौर अधिवेशन में। तो पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया। और इसके बाद आप देखोगे नमक सत्याग्रह के लिए गांधी जी पूरी भूमिका बनाएंगे, यानी कि गांधी जी की 11 सूत्री मांगों में आप देखोगे तो नमक कर को समाप्त करने का था, यानी कि नमक पर जो अंग्रेज कानून लगाते हैं, कानून बनाते हैं। तो टू ब्रेक द साल्ट लॉ टू मैन्युफैक्चर साल्ट, यानी कि नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए नमक बनाना जो है एक बहुत बड़ा मिशन हो गया था। और उसको जो है एक तरह से मुसोलिनी के रोम यात्रा से, और आप देखोगे कि नेपोलियन बोनापार्ट के यात्रा से उसकी तुलना की जाती है। इस तरह से बहुत बड़ा एक मिशन लेके गांधी जी, जबकि पत्र आप देखोगे कि जो है लंदन के बहुत से पत्रकार इसका माखौल मजाक उड़ाते थे पहले, लेकिन ये इतना बड़ा एक आंदोलन हो गया जिसके आधार पर आप देखोगे सविनय अवज्ञा आंदोलन मूव कर जाता है। तो मार्च में आप देखोगे कि 12 मार्च को गांधी जी दांडी के लिए प्रस्थान हो जाते हैं, यानी कि दांडी यात्रा। और दांडी यात्रा आप देखोगे, और उसके बाद 6 अप्रैल से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है।
तो ये 30 की महत्वपूर्ण घटना को हम लोग विजुलाइज करना। और एक चीज़ आपने देखा कि जो बारदोली के सरदार थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बड़ी उनकी रेटिंग बढ़ गई थी। यानी कि बारदोली में अगर देखा जाए तो उनकी रेटिंग बहुत बढ़ गई थी और वहाँ के महिलाओं ने उनको सरदार का टाइटल दिया था। और वो जब उधर से गुजरात की तरफ से आ रहे थे तो उनको जो है संडे का दिन था और न्यायालय बंद था, और उस दिन न्यायालय को खुलवा कर और उनको जो है एक तरह से गिरफ्तार कर लिया गया 6 मार्च को, और 3 महीने के लिए सज़ा दे दी गई थी। तो आप एक चीज़ देखोगे कि मार्च में जब प्रोग्राम बना रहे हैं गांधी जी, यानी कि 12 मार्च को आप देखो, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 मार्च को आप देखोगे, मार्च में होगा। 12 मार्च को गांधी जी साबरमती से दांडी के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। साबरमती से, ये गुजरात अहमदाबाद में है, साबरमती के किनारे है आश्रम, साबरमती से दांडी के लिए प्रस्थान कर जाएंगे, दांडी के लिए। और आप ये देखोगे नौसारी ज़िले में है, ये गुजरात के नौसारी ज़िले में है दांडी, और सागर के किनारे है बिल्कुल। और ये 385 किलोमीटर की यात्रा और पैदल यात्रा, और ये आप देखोगे तो 385 किलोमीटर की पैदल यात्रा है और इसमें 78 सहयोगी हैं। यानी कि इसमें आप देखोगे गांधी जी को लेकर 79 हैं, और सबसे वृद्धावस्था में आप देखोगे तो गांधी जी हैं, यानी कि 61 ईयर्स की एज में है गांधी जी, सबसे वृद्धावस्था में। तो इसमें आप देखोगे कि नेपाल के लोग हैं, यानी कि सभी धर्मों के और विभिन्न क्षेत्रों के लोग इसमें भाग ले रहे हैं। लेकिन जब शुरुआती दौर में हुआ तो इसमें 78 से ये मिशन शुरुआत हुआ, पेडेस्ट्रियल मिशन था, और इसको जाना था दांडी में, और नौसारी ज़िले का है ये। और 25वें दिन गांधी जी वहाँ पहुँचेंगे, यानी कि 24 दिनों का ये पेडेस्ट्रियल यात्रा, और इसको बिल्कुल अहिंसक रखा गया और इसको नमक सत्याग्रह के नाम से जाना गया। और गांव-गांव में एक तरह से कह लीजिए कि ये जो है एक तरह से भाषण देते थे, और इसमें एक शपथ पत्र पर लिखवाया गया था कि कौन इसमें शामिल होगा कौन नहीं। महिलाओं को नहीं शामिल किया गया था। लेकिन जब गांव-गांव से ये आंदोलन गुजरने लगा तो उसमें आप देखोगे वृद्ध हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, अपना शामिल होते थे, फिर छोड़ते जाते थे, बोला हुजूम गुजुट गया। और ये जो बड़ोदरा सूरत होते हुए ये जो यात्रा संपन्न हुई, पेडेस्ट्रियल यात्रा, 5 अप्रैल को गांधी जी वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन 5 अप्रैल को गांधी जी पहुँच तो जाते हैं, लेकिन 6 अप्रैल से ये आंदोलन शुरू होता है। यानी कि आप देखोगे 5 अप्रैल को गांधी जी पहुँच जाते हैं, लेकिन 6 अप्रैल से यह आंदोलन शुरू होता है, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि एक बार और संकल्प लिया था गांधी जी ने, जब चौरी चौरा की झड़प हो गई। उस समय बारदोली में गांधी जी थे, और उस समय उन्होंने कहा कि अगर 7 दिनों के अंदर हमारे राजनीतिक बंदी रिहा नहीं कर दिए जाते हैं तो हम बहुत बड़ा एक सत्याग्रह चलाएंगे। तो वो फर्स्ट था, और ये सेकेंड हो जाएगा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये असहयोग से कभी कभी तुलना करने के लिए आता है, तो आप देखोगे उसमें और इसमें अंतर मिलेगा। उसमें लोग असंयमित हो जाते थे, उसमें लोग तीव्र हो जाते थे, उग्र हो जाते थे। लेकिन इसका क्षेत्र विस्तार उससे भी जाता है, लेकिन संयमित हैं लोग। और इसमें आपने देखा कि कोई इस तरह की हिंसक घटना नहीं हुई। वो आंदोलन हिंसक हो गया था, लेकिन ये आंदोलन लगातार अहिंसक बना रहा, और बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन इसमें रहा। और इसमें कर न अदायगी वाला भी था, उसमें तो असहयोग भी था, और इसमें कह लीजिए नो टैक्सेशन भी था। और पूरा हुजूम देश का पूरा इसमें शामिल हुआ, और ये अखिल भारतीय स्वरूप को ले लिया। बानर सेना का निर्माण, माजरी सेना का निर्माण,
महिलाओं की एक तरह से कह लीजिए छात्राओं की माजरी सेना बनी और छात्रों की बानर सेना का निर्माण हुआ। तो बहुत ढेर सारे जो है इसमें क्रियाकलाप इस तरह से किए गए। मध्य भारत में आप देखोगे तो जो है एक तरह से नो टैक्सेशन का आंदोलन चलाया गया। असम वगैरह के क्षेत्र में आप देखो चौकीदारी एक तरह से टैक्स का आंदोलन चलाया गया। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो 6 अप्रैल को ये आंदोलन शुरू होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी कि हमने एक चीज आपको बताया था, विद द एंड ऑफ डांडी मार्च द सिविल डिसोबीडियंस स्टार्टेड, नॉट विद द स्टार्टिंग ऑफ। कभी कभी आप देखोगे कंसेप्ट ये कहता कि स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो गया, लेकिन आपने देखा होगा कि 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल 1900 में बैसाखी के दिन जब वो 1919 का जलियांवाला हत्याकांड हुआ और 6 अप्रैल को गांधी जी ने धरना प्रदर्शन और हड़ताल किया था, तो वो राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया जाता था और उसी दिन गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। तो गांधी जी के मन में एक टीस था कि कभी भी आंदोलन जब शुरू करेंगे व्यापक स्तर पर तो ये 6 अप्रैल को ही करेंगे, एक जिद थी। तो आप देखो कि इसको याद नहीं करना है, राष्ट्रीय सप्ताह की शुरुआत होती थी, इसलिए 5 अप्रैल को पहुंचने के बाद भी ये अवज्ञा जो है 6 अप्रैल को कर रहे हैं। और 14 अप्रैल को आप देखोगे जवाहरलाल नेहरू नैनी में ये काम करेंगे और गिरफ्तार हो जाएंगे। फिर राजगोपालाचारी करेंगे उधर। तो जगह जगह पर लोगों ने इसका नाफरमानी किया, जगह जगह पर। के कलप्पड़ थे उधर केरला के तरफ, उन्होंने जगबंद चौधरी करके थे उड़ीसा में, उन्होंने नाफरमानी किया, नमक सत्याग्रह को उल्लंघन किया। जहाँ जो था बिल्कुल वहीं पर उसको जो है एक तरह से साल्ट को ब्रेक करने का आंदोलन चलाया। और नमक को आधार बनाने का एक बहुत बड़ा कारण था कि नमक सबकी नीड थी और ये जन जन तक इसको मास पार्टिसिपेशन कराने के लिए, जन सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए नमक को आधार बनाया गया। यानी कि ये आंदोलन आप देखोगे तो 6 अप्रैल से लेकर 5 मार्च 1931 तक चलेगा। जब वही गांधी इरविन समझौता हो जाता है तो ये अंग्रेज की बात मान लेंगे, अंग्रेज थोड़ा बहुत इनकी बात मांगेंगे और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आप देखो कि 30 लास्ट में होगा क्या, आरटीसी यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा वो 30 लास्ट में होगा। यानी कि कहीं हम एक जगह नोट कर लेते हैं इसको कि जो आरटीसी हुआ, आरटीसी को हम लोग कहेंगे गोलमेज सम्मेलन। एक 1930 लास्ट में हुआ और एक 1931 में हुआ और एक 1932। यानी कि ये 1930 और जनवरी तक पहुंच गया था, 31 तक, और ये लास्ट में हुआ। ये लास्ट में ही होते थे। तो ये ध्यान रखना था, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए और ये जो गोलमेज सम्मेलन हुए ये सेंट जेम्स पैलेस में होते थे। सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित कराए जाते थे और ये साइमन रिपोर्ट पर बातचीत करने के लिए हुआ। साइमन रिपोर्ट पर आम सहमति जुटाने के लिए हुआ था। यानी कि डिस्कस करने के लिए भारत के विभिन्न दलों को वहाँ बुलाया गया। और यहाँ आप देखोगे तो पहले अधिवेशन में जो भारत के वायसराय रहते हैं वो लॉर्ड इरविन रहते हैं। उसके बाद लॉर्ड विलिंगटन आ जाते हैं और विलिंगटन से भारत का थोड़ा सा एंटी मामला था। वहाँ से आप देखोगे जिसमें गांधी जी जाते हैं उस समय यहाँ वायसराय लॉर्ड विलिंगटन हो जाते हैं और फर्स्ट में गांधी जी शामिल नहीं हुए थे और वहाँ लॉर्ड इरविन था। गांधी इरविन पैक्ट आप नाम सुनते होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और वहाँ का जो प्रधानमंत्री था वो रैमजे मैकडोनाल्ड था। आप देखोगे एक मैकडोनाल्ड अवार्ड भी आएगा, सांप्रदायिक निर्णय। तो लास्ट में अगर आप देखोगे तो 1930 के लास्ट में मिलान करने के लिए आएगा। तो फर्स्ट आरटीसी को आप मिला सकते हो, फर्स्ट आरटीसी।
यानी कि इतनी घटना इसमें हो जाएगी। 26 जनवरी 1930 को भारतीयों ने पहला इंडिपेंडेंट मनाया, यानी कि पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया। और फिर मार्च में गांधी जी मार्च कर गए अपने 78 सहयोगियों के द्वारा, दांडी के लिए मार्च कर गए और पैदल इन्होंने दौड़ा दिया। और जैसे ही वहाँ किनारे पहुँचते हैं, वहाँ जो है नमक साल्ट जो है वो कानून का उल्लंघन करके और इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत कर दिया। और इस सिविल डिसोबीडियंस में आप ध्यान रखना कि बड़ा राष्ट्रव्यापी हो गया। एक लाल कुर्ती आंदोलन के प्रणेता थे, जो एक तरह से पख्तून नेता थे, सीमांत गांधी। उनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, सीमांत गांधी कहा जाता था। उन्होंने एक खुदाई खिदमतगार बनाया। खुदाई खिदमतगार का मतलब खुदा के जो है सेवक, खुदाई खिदमतगार करके उन्होंने एक पार्टी बनाया और लाल कुर्ती आंदोलन का उन्होंने गठन किया 1929 में। और भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ये सक्रिय रहे और वहाँ से जो है इस आंदोलन का ये हिस्सा बन गए। तो उनको सीमांत गांधी भी कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। पख्तून नेता थे। पख्तून आपको याद होगा, जब वैदिक हम लोग पढ़ रहे थे तो पंचजन पढ़ रहे थे। 10 राग युद्ध हुआ रावी नदी के तट पर, परुश्री नदी के तट पर हुआ था, जिसमें अनु, द्रहु, यदु, तुर्वस और पुरु पंचजन। और पंचजन रावी नदी के, यानी कि पंचजन अफगानिस्तान के तरफ थे और पंचजन सिंधु नदी के इस तरफ थे जहाँ पंजाब था बिल्कुल। तो जो सिंधु नदी के अफगानी साइड में थे, अफगान साइड में, जिसमें उधर गोमती और कुभा और गोमल नदियाँ थीं, वहाँ जो सिवी था और बिशाडिन था, भलानस था और एक पख्त था। उसी पख्त से बना है क्या, पख्तून बना। पठान जिसको कहते थे, पख्तून नेता खान अब्दुल गफ्फार खान। बड़ा देखोगे आप, इनका पूरा नाम रहेगा आज़ादी का सच जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये फ्रंटियर गांधी के रूप में मशहूर हैं, सीमांत गांधी। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि लाल कुर्ती आंदोलन भी इसमें सहयोग किया। रेड शर्ट मूवमेंट, खिदाई खिदमतगार के प्रणेता। और एक और इसमें आप देखोगे एक घटना हुई पेशावर के तरफ। बहुत भीड़ भाड़ जब जुटने लगी पेशावर में, तो एक गढ़वाल रेजिमेंट था, उसमें चंद्र सिंह गढ़वाली करके थे और उनको आदेश दिया अंग्रेज़ों ने गोली चलाने के लिए सत्याग्रहियों पर, लेकिन उन्होंने नाफरमानी कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम गोली नहीं चला सकते इस निहत्थों पर, और ये निर्दोष जनता है और इस पे हम जो है गोली नहीं बरसा सकते हैं। तो उसको जो है सैन्य टुकड़ी को सस्पेंड किया गया। फिर बाद में अंग्रेज़ों ने दूसरी सेना की मदद लेकर और वहाँ कार्रवाई किया और बहुत से नरसंहार किया गया, वहाँ मारे गए लोग। फिर चंद्र सिंह गढ़वाली को कोर्ट मार्शल कर दिया गया। ऐसे नमन, ऐसे शहीदों को नमन करता है। यानी कि ये आंदोलन आप देखो कि बिल्कुल लोग नाफरमानी कर जा रहे हैं। लोग सविनय तरीके से, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन नाम है इसका, सविनय तरीके से लोग कर रहे हैं, लेकिन अहिंसात्मक बन रहे हैं। इसके बाद आपने देखा कि ईसाई धर्म प्रचारक हैं वो नागालैंड और मणिपुर के तरफ जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं ईसाइयत के प्रचार प्रसार के लिए। तो वहाँ नागा में आप देखोगे कि एक जो है यदुनाग होते हैं, यदुनाग के द्वारा आंदोलन वहाँ चलाया गया और इन्हीं की चचेरी बहन रहती हैं रानी गेंडाल्यू। रानी गेंडाल्यू करके हैं जिनको जवाहरलाल नेहरू ने सलूट किया था और बड़ा लंबा जेल की कारावास इनको मिली थी। आप सोचो, सबसे ज़्यादा अगर जेल की कारावास मिली हो, यानी कि आज़ादी के बाद इनको रिहा किया गया। आप सोचो कि मतलब ऐसे लोग हैं जिनको नमन करना चाहिए। और रानी गेंडाल्यू के द्वारा, यानी कि रानी गेंडाल्यू के द्वारा वहाँ आंदोलन का नेतृत्व किया गया, मणिपुर और उधर कोहिमा और उधर जो है अपना नागालैंड के तरफ। वहाँ इस सत्याग्रहियों का, यानी कि एक तरह से नाफरमानी आंदोलन चलाया गया
तो वो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा आंदोलन था वहाँ। यानी कि एक तरह से आंदोलन था जियाल रंग आंदोलन या जिया तरंग आंदोलन, जिया तरंग आंदोलन करके था। और ये जो है यदुनाग के द्वारा था, और ये नागालैंड, नागा और मणिपुर में था, मणिपुर और नागालैंड के तरफ था, नागालैंड के तरफ था। और बहुत ही ज़बरदस्त आंदोलन हुआ। और फिर आई इसमें जो है रानी, आप देखोगे तो रानी गेंडालियू, रानी गेंडालियू के द्वारा, गेंडालियू, रानी गेंडालियू के द्वारा आप देखोगे, नाम अच्छे से लिखना आप, गेंडालू, गेंडालियू, रानी गेंडालियू के द्वारा इस आंदोलन में नेतृत्व किया गया। और इनको जो है एक तरह से कह लीजिए इस समय गिरफ्तार किया गया और आज़ादी के समय इनको रिहा किया गया। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि एक दिन देश इन्हें भी नमन करेगा, इन्हें भी याद करेगा। यानी कि आप देखो ये कैसे कैसे ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी होता चला जा रहा। और आप देखो कि जब मई में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो 5 मई को जब गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना के यरवदा जेल में डाल दिया जाता है, पूना के यरवदा जेल में इनको डाल दिया जाता है। और उसके बाद अब्बास तैयबजी के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। और अब्बास तैयबजी के गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू के द्वारा नेतृत्व किया गया, क्योंकि जगह जगह पर लोग गिरफ्तार किए जा रहे थे। और इस समय जो आंखों देखा हाल का वर्णन है वो समझ लीजिए कि वेब मिलर के द्वारा किया गया। वेब मिलर जो है पत्रकार था उस समय, और उसने कहा कि हमने 18 देशों की यात्रा किया, लेकिन ऐसा वज्रपात हमने कहीं नहीं देखा जो धरासना का उसने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया। धरासना नमक डिपो था पूरा जो है, और आप देखोगे कि धरासना में जो नमक डिपो था अंग्रेजों का, वहाँ कोई नेतृत्व करने के लिए तैयार ही नहीं था। और जब कोई नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं था तो सरोजनी नायडू तैयार हुई और उन्होंने कहा गांधी जी से कि जो है हम नेतृत्व करेंगे, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा करते थे गांधी जी, भारत की कोकिला सरोजनी नायडू। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना। और जो फर्स्ट इंडियन लेडी प्रेसिडेंट हुई आईएनसी की 1925 में कानपुर अधिवेशन में, आप देखोगे आईएनसी की फर्स्ट इंडियन लेडी प्रेसिडेंट बनने का श्रेय दिया जाता सरोजनी नायडू को। और बाद में आप देखते हो कि जब भारत छोड़ो आंदोलन रहता है तो अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, उषा मेहता आदि वीरांगनाओं ने बड़ा सक्रिय सहयोग किया। जो जेबी कृपलानी की पत्नी थी सुचेता कृपलानी, उन्होंने भी बहुत बड़ा संघर्ष किया उसमें। अरुणा आसफ अली ने तिरंगा झंडा फहरा दिया और उषा मेहता रेडियो का संचालन कर रही थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। तो इनको नमन करना पड़ेगा, इन्हें याद करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप देखो कि फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट जो है वो एनी बेसेंट थी 1917 में, कानपुर कलकत्ता अधिवेशन था। लेकिन फर्स्ट इंडियन लेडी प्रेसिडेंट आ जाए तो 1925 और कानपुर अधिवेशन और एनी जो है सरोजनी नायडू, और उसके बाद 1933 लखनऊ कलकत्ता अधिवेशन नलिनी सेन गुप्ता। तो ये चीज़ हमें दिमाग में याद रखना है कि आप देखो कि नागालैंड और मणिपुर की तरफ भी बहुत बड़ा सत्याग्रह चलाया गया। तो ये धीरे धीरे आंदोलन आप देखोगे तो राष्ट्रव्यापी होता चला जा रहा और संयमित भी है आंदोलन। तो इसकी तीव्रता को देखकर ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगा कि अब कुछ करना चाहिए। तब तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयासों से गांधी इरविन के मध्य समझौता कराया गया। तब जाके आंदोलन रुका और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। तो फिर आप आ जाओ 1931 की घटनाएं। अब 1931 में आप देखोगे तो यही बात फिर दोहरा दोगे आप, यानी कि यहाँ पर जो है द्वितीय स्वाधीनता 26 जनवरी को आप देखोगे द्वितीय स्वाधीनता दिवस मनाया गया।
और इसके बाद आप जब घटनाओं को देखोगे इसमें, तो कुछ घटनाएं आपको रिमाइंड होंगी और कुछ घटनाएं आपको याद आएंगी 1931 की, जिसमें हमने बताया था कि 27 फरवरी को अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ के दौरान, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार लिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार लिया। यानी कि आप देखो कि 27 फरवरी को ये घटना हो रही है और इसके बाद 5 मार्च को गांधी इरविन पैक्ट हो रहा। 5 मार्च को आप देखोगे तो जयकर और सप्रू के प्रयासों से, हमारे जयकर और तेज बहादुर सप्रू के प्रयासों से गांधी और इरविन के मध्य जो है, गांधी जी को रिहा कर दिया गया अरवदा जेल से। गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य जो है दिल्ली में समझौता हुआ और इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आंदोलन को रुकवाना था अंग्रेजों को और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को भाग लिवाना था। इसका मतलब कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 31 लास्ट में हुआ और ये सारी घटनाएं जो है आप देखोगे तो मार्च में हो जाएंगी। तो गांधी इरविन समझौता से गांधी जी की बात को अंग्रेजों ने माना, कुछ सारी शर्तों को नहीं। फिर वही बात हुई कि गांधी जी ने कहा कि हमारे राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए, नमक को एक तरह से नमक कानून समाप्त किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने पर्सनल हित के लिए नमक बना सकते हो, लेकिन बेचने के लिए नमक नहीं बना सकते हो। बहुत सी बातें मानी गई, बहुत सी बातें नहीं मानी गई। फिर इन्होंने कहा कि भाई जो है आप राजनीतिक बंदी को रिहा कर दो, और फिर वही बात दोहराए कि जिस पर हिंसा का तार है उसको छोड़कर, यानी कि फिर वही बात आई कि सहानुभूति तो था इनको भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के साथ, लेकिन डायरेक्ट ये जो है वो नहीं करते थे कि नहीं आप समस्त राजनीतिक बंदियों को आप रिहा करो, चाहे हमारे क्रांतिकारी हों चाहे, उस पर अड़ी नहीं रह गए। सहानुभूति करते थे लेकिन कहीं भी डायरेक्ट जो है, क्योंकि हिंसा का पक्ष आ जाता था, हिंसा बनाम अहिंसा। तो इस प्रकार से वो जो है राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की बात की और फिर इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम आंदोलन रोक देंगे और एक तरह से कह लीजिए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन आप देखो और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, अब ये समझौता तो लॉर्ड इरविन के साथ हो रहा, लेकिन इसके बाद वायसराय चेंज हो जाएगा और लॉर्ड वेलिंगटन आ जाएगा। यानी कि जब सेकेंड आरटीसी होगा तो फर्स्ट आरटीसी में आपने देखा कि फर्स्ट आरटीसी में 89 लोग शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस नहीं शामिल हुई। उदारवादी पार्टी से लोग गए थे और एक तरह से कह लीजिए कि जो दलित वर्ग का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, वो गए थे, और एक तरह से कह लीजिए जो उदारवादी सप्रू गए थे उसमें, और भीमराव अम्बेडकर गए थे, मोहम्मद अली जिन्ना गए थे। जिन्ना पहले 2 सम्मेलन में गए थे, लास्ट वाले में नहीं गए थे। यानी कि तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अम्बेडकर, ये 2 पर्सनालिटी ऐसे थे जो तीनों में शिरकत लिए। लेकिन कांग्रेस जो है, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और गांधी जी, वो SS राजपूताना नामक जहाज से दूसरे आरटीसी में भाग लेने के लिए गए थे। लेकिन जब वहाँ इन्होंने देखा कि कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि माहौल वही था कि बहुत ज़्यादा कोई पक्ष में, यानी कि कोई जो है एक तरह से कह लीजिए कि सामान्य मत नहीं पारित हुआ, यानी कि कोई इनकी बात को माना नहीं गया वहाँ। तो जब कोई आउटपुट नहीं निकला, उसका कोई सम्मान एक तरह से नहीं निकला, और वहाँ ये किंग्सले एक तरह से पैलेस में वहाँ ठहरे हुए थे
और जॉर्ज पंचम उस समय सम्राट था ब्रिटेन का, और उसके साथ चाय पार्टी पर ये भी गए थे वहाँ पर। तो उनको जो है एक तरह से कह लीजिए कि जो फ्रैंक मोरेस था उसने वो किया था कि पूरा एक अर्धनंगे फ़कीर के रूप में कि ड्रेस इनका वही वाला था। तो वहाँ ये टी पार्टी पर गए थे जेम्स पैलेस में, और बकिंगम पैलेस में टी पार्टी थी इनकी। तो यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए गए, जो लास्ट में हुआ 31 लास्ट में, और फिर उसके बाद ये खाली हाथ लौट आए और फिर ये आंदोलन शुरू कर देंगे। यानी कि 32 से स्टार्टिंग से फिर जनवरी से आंदोलन शुरू हो जाएगा, जो 34 तक चलेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन अब चूंकि वायसराय भी बदल गया है, और आप देखोगे कि वो ब्रिटिश दमनकारी नीतियों का अवलंबन कर रहा। वायसराय आने के बाद पूरे गतिविधियों पर रोक लगा देना और आंदोलन को दमन चक्र चला के दबा देना, तो दूसरे दौर का आंदोलन उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहा। और इसी में आप देखोगे बहुत बड़ी एक घटना घटित हो जाती है, यानी कि 23 मार्च 24 मार्च निर्धारित किया जाता है, लेकिन 23 मार्च को भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा दे दी जाती है, लाहौर सेंट्रल जेल। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। और इसके बाद आप देखोगे कि 26 मार्च को, ये याद रखना आपको, 26 मार्च को कराची अधिवेशन होता है। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है कराची अधिवेशन, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बनते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बनते हैं। और ये अधिवेशन बड़ा फेमस रहा है, ये इसको याद करना पड़ेगा आपको। और ये अधिवेशन जो है अपने नीतियों के लिए, आर्थिक नीतियों के लिए, मौलिक कर्तव्यों के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए, मौलिक अधिकारों के लिए जाना जाता है। इसी के बाद आप देखोगे प्लान्ड इकॉनमी फॉर इंडिया, विश्वेश्वरैया की किताब आती है, और आरबीआई का गठन होता है। इसके बाद आप देखोगे 1935 के भारत शासन अधिनियम में आरबीआई एक्ट 34 में आता है, और आरबीआई का गठन हो जाता है सेंट्रल बैंक के रूप में। तो एक चीज़ आप दिमाग में रखो यहाँ कि कराची अधिवेशन अपने ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाना जाता था। और वहाँ आप देखोगे तो गांधी गो बैक के नारे भी लगाए गए। ऑल ऑफ सडन इनकी रेटिंग कोलैप्स कर गई, क्योंकि इन्होंने कहीं भी जो है मांग में इस बात को नहीं रखा कि हमारे जो शहीद हैं इनको जो सज़ा मिल रही है फांसी की सज़ा, उसको कारावास की सज़ा में बदल दिया जाए या उसको कम किया जाए। इस तरह की बात जो सिंपैथी ग्राउंड या मानवीय ग्राउंड पर रखना चाहिए। लेकिन सिद्धांत और नीतियां चूंकि अलग अलग था, मोटिव सबका वही था। गांधी जी साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। यही चल के आप आगे देखोगे तो सुभाष चंद्र बोस से भी इनका मतभेद हो जाएगा। यानी कि मनभेद नहीं था, वैचारिक मतभेद था। उसको मनभेद नहीं कहेंगे, लेकिन वैचारिक मतभेद कहेंगे, क्योंकि उनका लक्ष्य जो है पवित्र था, आज़ादी प्राप्त करना, लेकिन उसके लिए साधन क्या है? क्रांति था। जैसे हमारे भगत सिंह, सुखदेव क्या है, इनका भी लक्ष्य पवित्र है। लेकिन गांधी जी कहते थे कि एंड एंड मीन्स बोथ आर पायस। व्हेन मीन्स बिकम पायस, एवरीथिंग इज बिकम पायस। सत्याग्रह, सत्य का आग्रह करेंगे, उस सिलसिले में हम समाप्त हो जाएंगे, लेकिन दूसरे को समाप्त नहीं करेंगे। लास्ट में भी आप देखो तो डू और डाई में भी इनकी यही नीति रही। भले वो हिंसात्मक हो गया, लेकिन इन्होंने घोषणा तो अहिंसक आंदोलन की किया, लेकिन वो शुरू से अहिंसक रहा भारत छोड़ो आंदोलन। तो आप देखोगे वैचारिक मतभेद दिखेगा, मनभेद नहीं दिखेगा। और सुभाष चंद्र बोस जो है वो इस्तीफा दे देंगे कांग्रेस से, त्रिपुरी संकट हो जाएगा। उसको भी हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो कराची अधिवेशन आपको ध्यान रखना कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए, डीपीएसपी के लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए, इकोनॉमिकल पॉलिसी के लिए फेमस रहा।
और यही गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। क्योंकि गांधीवाद क्या है? कलेक्शन ऑफ आइडियाज बाय गांधी। यानी कि घरेलू समस्या से लेके अंतरराष्ट्रीय समस्या के समाधान के लिए जो गांधी जी ने अप्लाई किया, वो अगर अप्लाई करने पर लाभ मिलता है तो थैंक यू, अदरवाइज विथड्रॉ कर लो आप। क्योंकि हर आदमी उसमें अप्लाई भी नहीं कर सकता। तो एप्लीकेशन था, यानी कि गांधी जी के विचार, जैसे कोई भी विचार है, जो भी विचार इनके थे वो खुद के नहीं थे। सविनय अवज्ञा ये भी लिए थे, ये असहयोग ये भी लिया गया था, पैसिव रेजिडेंट ये भी लिए थे, सत्य अहिंसा सत्याग्रह, यानी कि सारे विचार इनके आइडियाज क्या थे? कलेक्शन ऑफ आइडियाज थे, जिसको गांधीवाद के नाम से जाना जाता था। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें मार्च में कई घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसको याद रखना है। और मार्च में आप देखोगे कि अप्रैल यानी कि 5 मार्च को आंदोलन रुक जाएगा, यानी कि 6 अप्रैल 1930 को आंदोलन शुरू हुआ और 5 मार्च को आंदोलन रुक गया। तो घटनाओं को मिलाने के लिए आएगा, इसलिए आपको घटनाओं को बहुत बारीकी से याद रखना। और फिर गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौट आते हैं, और गांधी जी के साथ आपने देखा कि मदन मोहन मालवीय और महादेव देसाई और प्यारेलाल और सरोजनी नायडू ये लोग भी गए थे सेमिनार में, लेकिन कांग्रेस की ओर से गांधी जी गए थे, सेमिनार में भाग लिए थे। अब यहाँ आप देखोगे कि जनवरी में वो पुनः आंदोलन शुरू कर देंगे, यानी कि जैसे वो आएंगे जनवरी में पुनः जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, लेकिन ये आंदोलन उतना असरदार नहीं होगा और ये लास्ट जो है 1934 तक चलता रहा। इसके बाद आप देखोगे रैमजे मैकडोनाल्ड ने माहौल खराब करने के लिए क्या किया कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कर दिया। इसको याद करना पड़ेगा। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय, इसका नाम ही रख दिया, जिसको कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं। ये घटना आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा जो वज्रपात उसने किया, जो भारत का वायसराय था, जो है आपका जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड, उसने क्या किया कि माहौल को खराब करने के लिए सांप्रदायिक पंचायत अलग से घोषित कर दिया। यानी कि ये किसका प्रभाव रहा? ये प्रभाव रहा जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे और वहाँ अंबेडकर भी गए थे और उन्होंने दलित वर्ग के लिए मांग किया, जो 1935 के एक्ट में आप देखोगे अनुसूचित जाति के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि सीटों का आरक्षण जो मिल रहा। यहाँ उसने क्या किया कि दलित वर्ग को हिंदू समाज से अलग कर दिया। जैसे आपने देखा नहीं कि पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी, मुस्लिम वर्ग को मिल गया पहले पार्लियामेंटों में, फिर आपने देखा 1919 में और बढ़ गया, सिख को मिल गया और ईसाई को मिल गया, आंग्ल भारतीय को मिल गया, 35 में और लोगों को मिला। लेकिन यहाँ तो गांधी जी और दुखी हो गए। भाई आप देखो, दोनों लोगों में एक तरह से कह लीजिए वो कानूनी तरह से इनका उत्थान कराना चाहते थे, राजनीतिक रूप से इनको आरक्षण दिलाना चाहते थे, और गांधी जी सामाजिक रूप से इनका उद्धार करना चाहते थे, लोगों में नैतिक विकास करना चाहते थे, ताकि इनका अपलिफ्टमेंट हो सके। जो है हरिजन के नाम से इन्होंने पत्रिका निकाला, हरिजन उत्थान के लिए फिर काम शुरू कर दिया गांधी जी ने। इस घटना से बिल्कुल एकदम व्यथित हो गए बिल्कुल। अब गांधी जी को जब यहाँ आंदोलन गांधी जी ने शुरू कर दिया तो फिर वही यरवदा जेल में गांधी जी को डाल दिया गया, और जब गांधी जी को यरवदा जेल में डाल दिया गया तो फिर वही स्थिति रही कि जब ये घटना हुई तो गांधी जी बिल्कुल यरवदा जेल में या आमरण अनशन पर बैठ गए। 20 सितंबर को गांधी जी यरवदा जेल में ही आमरण अनशन पर, हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए। और फिर जो है मदन मोहन मालवीय, राजगोपालाचारी, जयकर
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मध्यस्थता में अंबेडकर और गांधी के मध्य समझौता हुआ, यानी कि जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पूना पैक्ट। यानी कि 26 सितंबर को आप देखोगे, ये भी डेट याद करना पड़ेगा आपको, 26 सितंबर को गांधी और अंबेडकर के मध्य, B.R. अंबेडकर के मध्य, गांधी और अंबेडकर के मध्य क्या होगा, पूना समझौता होगा, पूना पैक्ट होगा, जो SC/ST के आरक्षण के लिए मूला आधार बना। अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया वो यहाँ से शुरू होगा। और फिर आप देखोगे आज़ादी के बाद जब भारत का संविधान लागू हुआ तो वो क्या नाम था, वो दुराइजन बनाम जो है भारत मद्रास संघ केस आया था, जिसने चैलेंज किया, फिर पहला संशोधन आया 1951 में। यानी कि आप एक चीज़ देखो कि यहाँ से वो बात आ रही है, SC/ST OBC का आरक्षण तो मंडल आयोग से आ रहा, मंडल कमीशन जो इंदिरा साहनी केस है, लेकिन ये SC/ST का आप देखोगे, SC का तो आरक्षण यहाँ से शुरू होता, पूना पैक्ट, पूना समझौता। अब अम्बेडकर राजी हो गए, बोले चलो सही है, अगर ऐसी बात है तो राजी हो गए। लेकिन अब वो ये है कि सीटों का, क्योंकि जब इन्हें अब आमरण अनशन क्यों करना पड़ा, क्योंकि अब मैकडोनाल्ड मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। बोले जो हमने घोषणा कर दिया वो फाइनल है बिल्कुल, लेकिन अगर आप कुछ मनवा सकते हैं तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर से आप कुछ कह के समझौता करा सकते हैं, और जैसा फिर होगा वैसा हम उसमें संशोधन कर देंगे। तब इसमें आप देखो कि प्रांतों में जो है, अब इसमें समझौता जब हुआ कि भाई चलो हम मान लेंगे, प्रांतों में जो है, प्रांतों में इन्हें 71 सीट मिल रही थी, लेकिन उसको बढ़ाकर 148 कर दिया गया। और केंद्र में आप देखोगे कि 80% सीट का इजाफा किया गया, 18%। यानी कि आप एक तरह से देखो कि 71 सीट को, आरक्षित सीट को जो है 148 में बदल दिया गया। और मदन मोहन मालवीय गांधी जी के तरफ से और राजगोपालाचारी इधर अंबेडकर के तरफ से जो एक तरह से समझौते में भाग लिए और साइन हुआ, और ये पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आप देखोगे कि सांप्रदायिक निर्णय के माध्यम से सांप्रदायिकता भड़काने का काम किया, और यानी कि दलित समाज को, यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि इन्हें जो है हिंदू समाज से अलग करने का प्रयास किया गया। तो ये एक प्रकार से, और इसके बाद आप लास्ट में देखोगे, लास्ट में जो सम्मेलन हुआ RTC का, यानी कि थर्ड RTC, जो 24 दिसंबर को समाप्त हुआ 1932 को, और जिसमें कोई खास नहीं रहा, क्योंकि सारी पार्टियां, कोई पार्टी गई नहीं वहाँ। तो आपने देखा कि बस केवल जो है कुछ पार्टी वहाँ के थे जो है सत्ता पक्ष के, और उस पर थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ, और अंबेडकर और सप्रू वगैरह थे वहाँ पर, और उसमें कम सदस्य भाग लिए, यानी कि 46 सदस्य रह गए वहाँ पर। और वहाँ राय मशवरा हुई और फाइनल बिल्कुल तैयार हुआ, और वहीं पर जो है एक तरह से श्वेत पत्र फिर प्रकाशित हुआ, और श्वेत वाइट पेपर्स जारी किया गया, और उस पर चर्चा हुई। फिर लोदिया रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, और उसी के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 बनाया गया। यानी कि जो जितना ये डिस्कस हुआ उसी का जो है एक संयुक्त प्रवर समिति बनाई गई लंदन में, और इसको पूरा तीनों को गोलमेज सम्मेलन की रिपोर्ट को दिया गया वहाँ, और फिर एक वाइट पेपर्स जारी किया गया, और फिर लोदिया रिपोर्ट प्रकाशित हुई 33 में, और फिर आप देखोगे तो 35 में 1935 का भारत शासन अधिनियम बन जाएगा। क्योंकि अब जो दशकीय प्रगति की अध्ययन करने के लिए अब कोई डेलीगेशन नहीं जाएगा, जैसे साइमन आयोग आया। अब ये भावी संविधान ही बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा लार्जेस्ट डॉक्यूमेंटेशन है, जिसमें प्रस्तावना 1919 से ले ली गई, और केंद्रीय, यानी कि केंद्रीय संघ के गठन की बात की गई, जो रियासतों के शामिल न होने के कारण वो अस्तित्व में नहीं आ पाया। और केंद्र एक तरह से द्वैध शासन लाया गया केंद्र में,
और प्रांतों में आप देखोगे तो प्रांतों को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया, जिसके कारण प्रांतीय चुनाव कराए जाएंगे। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा हमें याद रखना है। ये जो आपका सांप्रदायिक निर्णय है, ये रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया। तो कभी भी आ जाए सांप्रदायिक निर्णय के पीछे किसका दिमाग है, तो रैमजे मैकडोनाल्ड। उसके बाद आप देखोगे 1933, कोई खास घटना, बहुत ज़्यादा कोई घटना इसमें नहीं हो रही है। और 1934 में आप देखोगे तो 1934 में 12 फरवरी यानी कि 12 जनवरी को मास्टर दा आचार्य सूर्यसेन को फांसी दे दी जाती है। सूर्यसेन को भी फांसी दे दी जाती है, मास्टर दा आचार्य सूर्यसेन। इसके बाद 35 का भारत शासन अधिनियम आ जाता है। 35 का आप देखोगे भारत शासन अधिनियम आ जाएगा, और भारत शासन अधिनियम आ जाएगा। और इसके बाद 37 में आप देखोगे जब प्रांत स्वतंत्र हो जाएंगे तो फिर उनके चुनाव कराने की तैयारी किया जाएगा। यानी कि आप देखो एक एक वर्ष की घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसको आपको एक एक वर्ष जो है उसको समझकर और अध्ययन करना पड़ेगा। तो आप देखो 1935 के भारत शासन अधिनियम को आप जानते हो अच्छी तरह। 1935 के भारत शासन अधिनियम में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण थी, यानी कि एक तो केंद्रीय द्वैध शासन और प्रांतीय स्वायत्तता। यानी कि केंद्र में द्वैध शासन लाया गया जो वहाँ प्रांत में था, और प्रांतों को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। प्रांतों को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। और कितने प्रांत थे? 11 प्रांत थे। अब जाहिर सी बात है, प्रांत अगर स्वतंत्र घोषित हो जाएंगे तो उत्तरदायी शासन के लिए यहाँ चुनाव की आवश्यकता होगी। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि इस जो भारत शासन अधिनियम है, इसमें 321 आर्टिकल रहता है और 10 इसमें आप देखोगे अनुसूचियाँ रहती हैं, और 24 यानी कि 14 भाग रहता है। यानी कि एक तरह से ये भारतीय संविधान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज बनता है। और भारतीय संविधान के इतने बड़े होने का बहुत बड़ा कारण क्या था? 1935 का भारत शासन अधिनियम। फिर भी जवाहरलाल नेहरू इसको क्या कहते हैं कि ये ऐसे अनेक ब्रेकों वाला है लेकिन इंजन रहित गाड़ी की तरह है, और इसको जिन्ना कहते हैं पूर्णतया सड़ा हुआ है। यानी कि इससे एक तरह से कह लीजिए कि न तो जनमानस खुश है न भारतीय जनता खुश है। लेकिन एक आगे बढ़ते रहने के लिए एक तरह से कह लीजिए जब चुनाव होगा तो जाहिर सी बात है कि निर्वाचित सरकार आएगी। तो ये चुनाव के बारे में अध्ययन हम लोगों को करना है कि कैसे कैसे जो है। इसके बाद आप देखोगे कि 1936 में लखनऊ अधिवेशन होगा। 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, JL नेहरू के नेतृत्व में होगा ये। और यहाँ जो है इसको रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कि 1935 के भारत शासन अधिनियम को अस्वीकार कर दिया गया, जिसके कारण विलंब हुआ और 37 में ये लागू हुआ। तो आएगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में 1935 के भारत शासन अधिनियम को रिजेक्ट कर दिया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाले लखनऊ अधिवेशन में। इसके बाद आप देखोगे 1937 का समय आता है, 1937 का समय आता है, और इस समय जो है एक तरह से कह लीजिए कि फैज़पुरा अधिवेशन होता है। फैज़पुर अधिवेशन होता है महाराष्ट्र में। ये भी जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहते हैं, और ये पहली बार अधिवेशन हुआ जो गांव में हुआ। ये गांव में होने वाला पहला अधिवेशन, और यहीं से आप देखोगे लगातार गांव में अधिवेशन होगा। यानी कि इसके बाद आप देखोगे हरिपुरा अधिवेशन, फिर त्रिपुरी अधिवेशन, फिर रामगढ़ अधिवेशन। तो ये जो हरिपुरा अधिवेशन है ये भी गुजरात के गांव में है। त्रिपुरी जबलपुर है गांव है, जबलपुर कलचुरी यानी कि कलचुरी गांव है। त्रिपुरी भी गांव है, तेवर गांव करके है, को भेड़ा घाट का इलाका है जबलपुर, और वहाँ त्रिपुरी। तो आप देखो लगातार जो अधिवेशन इधर हो रहे हैं इसके बारे में ध्यान देना। अब यहाँ देखोगे आपकी 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होगा, और हरिपुरा अधिवेशन आप देखो ये भी गांव में होगा, और गुजरात में, गुजरात के गांव में
ये भी गांव में है। और यहाँ सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। सुभाष चंद्र बोस को यहाँ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और इसके बाद आप देखोगे कि 1939 में त्रिपुरी संकट आ जाता है। इसको त्रिपुरी संकट के भी नाम से जानते हैं। और त्रिपुरी संकट के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि गांधी जी के उम्मीदवार को पहली बार आप देखो सर्वसम्मत से न चुनकर चुनाव लड़ना पड़ा। और गांधी जी ने पहले नामित किया किसको? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, लेकिन उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। फिर पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी ने नामित किया, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस लिखा। और फिर पट्टाभी सीतारमैया को आप देखोगे कि जो है सुभाष चंद्र बोस पराजित कर देते हैं इलेक्शन में। और फिर गांधी जी कहते हैं कि ये तो हमारी हार हो गई, यानी कि ये मेरी पराजय है। और फिर जो है सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस से इस्तीफा ही ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ वैचारिक मतभेद हो जाता है। और फिर जो है बोस वहाँ से इस्तीफा लेकर और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। और कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करके और 1941 में ये फिर भारत से बाहर डॉक्टर जियाउद्दीन के नाम से और ये निकल जाते हैं भारत से बाहर। अब आप देखोगे कि यहाँ जो है त्रिपुरी संकट हो जाता है। और ये भी मध्य प्रदेश में है, जबलपुर में है। और आप देखे होंगे कि यहाँ त्रिपुरी जो है गांव है, ये भी यहाँ त्रिपुरी के कलचुरी हैं, कलचुरी डायनेस्टी है यहाँ पर। इतिहास में आप पढ़े होंगे कि त्रिपुरी के कलचुरी वंश, तो ये कहीं कहीं किताबों में मिटकर त्रिपुरा हो गया। त्रिपुरा में आज़ादी तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ था आईएनसी का। तो ये त्रिपुरी संकट है। और त्रिपुरी संकट इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि सीतारमैया को हराकर डॉक्टर जो है वो सुभाष चंद्र बोस बने। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो यहाँ कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बोस के इस्तीफे के बाद किसको बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ कार्यभार संभाला। और इसके बाद रामगढ़ अधिवेशन आ जाता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और आप देखोगे लगातार फिर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन रहते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1940 में आप देखोगे कि रामगढ़ का अधिवेशन जो बिहार में था, इस समय झारखंड में है, रामगढ़ का आईएनसी का अधिवेशन होता है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बनते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बनते हैं। और ये सर्वाधिक बार बनते हैं, यानी कि आप देखोगे इधर कोई अधिवेशन नहीं होगा। और यहाँ से लेकर 1945 तक नॉन स्टॉप यही रहेंगे मौलाना। और सबसे यंगेस्ट आईएनसी के जो प्रेसिडेंट थे वो मौलाना ही थे। 1923 में जो दिल्ली कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था, उसमें सबसे कम उम्र के जो थे वो मौलाना ही आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे। तो ये चीज़ यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि जो यानी कि चुनाव हुआ। जब आप देखो कि प्रांत स्वतंत्र हो गए तो 1937 में चुनाव कराया गया। 11 प्रांतों का चुनाव कराया गया। 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, जिसमें आप देखोगे कि कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह रखता है वो पीला बक्सा रखता है, पीला बक्सा इनका चुनाव चिन्ह रहता है। और आप देखोगे कि इस चुनाव में 1585 सीटों में कांग्रेस को 711 सीटों पर विजय होती है। तो बहुत भारी बहुमत से ये आते हैं। और 11 प्रांतों में आप देखोगे 5 प्रांतों में इनका पूर्ण बहुमत हो जाता है। 5 प्रांतों में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत रहता है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। अब 5 प्रांतों में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत रहता है, जिसमें आपको याद करना पड़ेगा, एक तो संयुक्त प्रांत है उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश जिसको आप बाद में कहते हो उत्तर प्रदेश बना। और एक आपका है मद्रास, और एक आपका है बिहार, और एक आपका है उड़ीसा, और एक आपका है
संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत, मध्य प्रांत के नाम से था। और एक आपका है तो 1 2 3 4 5। और बम्बई में भी आप देखोगे तो पूर्ण बहुमत के करीब थे ये, बम्बई में पूर्ण बहुमत के करीब थे। तो यहाँ भी एक तरह से कह लीजिए कि बना इनका। और 7वें में आप देखोगे तो भारत का पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पश्चिमोत्तर जो है सीमा प्रांत, यहाँ भी ये थे। और 8वें में आप देखोगे तो असम, यहाँ मिली जुली सरकार इन्होंने बना लिया। यानी कि अगर आ जाए कि कितनी जगह कांग्रेस का मंत्रिमंडल कायम हुआ तो 8 जगह। यानी कि आप देखो कि केवल बचा क्या, सिंध में मिली जुली सरकार रही और पंजाब और जो है बंगाल में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल बना। ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना। यहाँ जो है मिली जुली सरकार रहेगी, मिली जुली सरकार है। और गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल केवल बन रहा कहाँ, 2 जगह। यानी कि मुस्लिम लीग के लिए बड़ी तकलीफ़ की बात है कि आप देखोगे यहाँ जो है उस समय सीएम को पीएम कहते थे। यहाँ यूनियनिस्ट पार्टी थी और सिकंदर हयात खां बने। सिकंदर हयात खां यहाँ के जो है सीएम या पीएम बने। और यहाँ जो है कृषक प्रजा पार्टी थी, फजलुल हक जो है यहाँ के पीएम बने। उस समय सीएम को ही पीएम कहते थे, पीएम बने। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना है कि गैर कांग्रेसी आप देखो अगर, और कुछ महत्वपूर्ण आप ध्यान रखना, जैसे संयुक्त प्रांत में अपने हैं तो गोविंद वल्लभ पंत हैं, इनको आप जानते ही हो, गोविंद वल्लभ पंत हैं। ज़्यादा सबको रटना नहीं है, कुछ को याद रखना। जैसे मद्रास में है, मद्रास में आप देखोगे तो राजगोपालाचारी हैं, ये आप याद ही रखोगे, राजगोपालाचारी हैं। बिहार में आप देखोगे तो जो है कृष्ण सिन्हा करके हैं, श्री कृष्ण सिन्हा करके हैं। उड़ीसा में आप देखोगे तो दास करके हैं, बीएन दास करके हैं, बीएन दास करके बने यहाँ। मध्य प्रांत में आप देखोगे तो आपके एनबी खरे करके हैं, एनबी खरे करके हैं। और बाद में आप देखोगे रविशंकर शुक्ल बनते हैं, रविशंकर शुक्ल बनते हैं। और बम्बई में आप देखोगे तो बीजी खेर करके हैं, बीजी खेर बनते हैं। और खान साहब इधर हैं, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान साहब हैं, डॉक्टर खान साहब। और असम में जो है, असम में आप शादुल्ला करके हैं, बाद में बारदोलोई बनते हैं, शादुल्ला करके हैं। और बाद में आप देखोगे बारदोलोई। एक आप देखोगे संविधान में एक बारदोलोई समिति भी है, उधर के लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि ये सीएम बने, पीएम बने जो है। और 28 महीने तक इन्होंने नॉन स्टॉप जो है शासन प्रशासन किया और बहुत ढेर सारे प्रस्ताव इन्होंने पारित करवाया, जैसे उद्योग धंधों के क्षेत्र में, श्रमिकों की समस्या, व्यापारियों की समस्या, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ढेर सारे इनके एक्टिविटीज़ उस समय देखने को मिलती है। तो आप एक तरह से देखोगे कि 8 जगह इनके जो है मंत्रिमंडल बनते हैं, जिसमें 5 जगह कांग्रेस पूर्ण बहुमत में बनती है। और मुस्लिम लीग की हालत बहुत ख़राब रहती है। और आप देखो कि केवल 2 जगह पंजाब और बंगाल में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल बनता है। और आप सोचो कि अगर देखा जाए तो 482 सीट जो है मुस्लिम सीट थी, और इस पे जो है चुनाव लड़े थे, और 51 सीट केवल मिली लीग को। अब आप सोचो क्या स्थिति है।
और इसमें भी आप देखोगे कांग्रेस जो है 58 पर 50, क्योंकि कुछ मुस्लिम आप देखोगे कांग्रेस में भी हैं, तो कांग्रेस में भी चुनाव लड़ाया था मुस्लिम वर्ग को। तो 58 सीटों में आप देखो कि इन्हें जो है यानी कि कांग्रेस को 26 सीट पर विजेता रही। तो अगर ओवरऑल रेशियो भी आप देखोगे तो टोटल अगर मुस्लिम रेशियो देखा जाए और पूरा गणना किया जाए, जब आप समीक्षा करोगे इसकी, तो आप देखोगे 5% से भी नीचे लीग को मिला मत केवल, यानी कि 4 पॉइंट कुछ था, लगभग 80 से 8 से ऊपर था, यानी कि 5% मान लेते हैं। तो टोटल वोट का 5% मुस्लिम वोट इन्हें मिला। इसका मतलब कि जो मोहम्मद अली जिन्ना को भ्रम था कि हम जो है मुस्लिम वर्ग के मसीहा के रूप में उभर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भ्रम आप देखोगे यहाँ टूट जाता है। तो इस तरह से ओवरऑल इसका आपको अवलोकन करना है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा। और फिर आप देखोगे कि जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, यानी कि 1 सितंबर को जर्मनी ने पोलैंड पर अधिकार यानी कि आक्रमण कर दिया, और द्वितीय विश्व युद्ध की आप देखोगे घोषणा हो जाएगी, और 3 सितंबर को ब्रिटेन भी इसमें शामिल हो जाता है, तो वो भारतीयों को शामिल कर लेता है, यानी कि बिना मंत्रिमंडल के सलाह पर, और वो भारतीयों को विश्व युद्ध में झोंक देता है। जो वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो, तो जब वो भारतीयों को युद्ध में समेट लेता है, तो एक तरह से कह लीजिए कि बड़ा असमंजस की स्थिति हो जाती है कि अब क्या किया जाए। जब ये पीएम सीएम और जनता ने इन्हें निर्वाचित किया है और इन्होंने भेजा उस पद पर, तो जाहिर सी बात है इनका राय मशवरा लेना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया, बिना जो है इनके अनुमति के ही जो है युद्ध में भारतीय जनता को आह्वान कर दिया और युद्ध में घसीट लिया, जिसके कारण आप देखोगे 18 माह के बाद अक्टूबर में सारे मंत्रिमंडल इस्तीफा दे दें, यानी कि सितंबर के बाद अक्टूबर, और अक्टूबर में आप देखोगे 8 मंत्रिमंडल खाली हो जाएंगे। और आप देखो कि जब 8 प्रांतों में मंत्रिमंडल खाली हो जा रहे हैं, तो वहाँ गवर्नर जनरल शासन हो जाता है। और जब गवर्नर जनरल का शासन हो जाता है तो मुस्लिम लीग को बड़ा अच्छा लगता है। तो वो 22 दिसंबर को, यानी कि आप देखो कि 22 अक्टूबर और 22 नवंबर और 22 दिसंबर, यानी कि 1 महीने के बाद 22 दिसंबर को 1939 को वो डे ऑफ डिलीवरेंस मना रही, यानी कि मुक्ति दिवस मना रही है, और धन्यवाद यानी कि थैंक यू डे मना रही है, धन्यवाद दिन मना रही है कि इनसे मुक्ति मिली। क्योंकि इनके अंतर्गत जो है इनके रूल में आप देखोगे ढेर रिपोर्ट प्रकाशित हुई, यानी कि मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, पीरपुर रिपोर्ट, आप देखोगे इनके कार्यकाल के दौरान बहुत ढेर सारी रिपोर्टें आएंगी। और इवन आप एक चीज़ और देखोगे, जो लोकल पार्टी थी जैसे जस्टिस पार्टी है मद्रास की, उसको सरकार ने भी समर्थन किया था, लेकिन फिर भी वो चुनाव हार गए। तो सरकार को भी अपना पता चल गया कि हमारी क्या हैसियत है। जैसे आप यहाँ देखो एग्रीकल्चरल यूनियनिस्ट पार्टी संयुक्त प्रांत में, यहाँ भी सरकार ने समर्थन किया और औहदे में गिरी और हार गई चुनाव। तो कांग्रेस ने प्रूफ कर दिया कि जनमानस जो है वो इसके साथ है कांग्रेस के। आप देखो इनसे ज़्यादा वोट तो ये 51 पाए हैं इसमें, और ये इतने सीटों में इतने सीटें पाए हैं, यानी कि 58 सीट में 26 सीट तो इन्हें मिली है। और जो BR अम्बेडकर की इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी थी बम्बई में, उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, यानी कि आप देखो 15 सीट में 13 सीट उसे मिली, जबकि बम्बई में आप देखो कि एक तरह से कांग्रेस पूर्ण बहुमत की तरफ थी। तो ओवरऑल अगर पूरा आप देखो तो देश में पहली बार मंत्रिमंडल का गठन हो रहा, लेकिन 46 तक ये खाली हो गए और यहाँ गवर्नर रूल लागू हो गया। इसके बाद हम लोग 40 के दशक में अब प्रवेश करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ से लेकर इसका आपको अवलोकन करना पड़ेगा पूरा,
और 40 के दशक में हम लोग धीरे धीरे आज़ादी की तरफ बढ़ेंगे और आज़ाद हो जाएंगे। यानी कि लग रहा है कि अभी क्लास करना पड़ेगा थोड़ा। अब आप देखो, घटनाओं को आप क्लब करना सीखा करो। यानी कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया, क्यों मनाया गया, कांग्रेस ने इस्तीफा क्यों दे दिया, ऐसे आप घटनाओं को क्लब करोगे तब वो समझ में आएगा। अब आप देखो 1940 और 42, 1940 और 42 में आप आओ। 1940 की महत्वपूर्ण घटना और 1942। अब आप देखो कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध में आप देखोगे तो 39 से लेकर 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। और इसमें जो है एक तरफ से ध्रुवी राष्ट्र हैं, ध्रुवी राष्ट्र हैं, और एक तरफ से मित्र राष्ट्र। और ध्रुवी राष्ट्र की तरफ जो एक्सिस पावर है और एक एलाइड पावर है। और जो एक्सिस पावर है उधर जो है अपना जर्मनी और इटली और जापान। और मित्र राष्ट्र की तरफ जो है आपका जो है फ्रांस है, और ये इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, और अमेरिका है, रूस है। और आप देखो कि पर्ल हार्बर बंदरगाह जो रहता है वहाँ अमेरिका का, वहाँ जापान बम्बार्ड कर देता है। और ऐसे दौर में आप देखोगे सुभाष चंद्र बोस अब नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हो रहे हैं, और जापानी मदद से आज़ाद हिंद फौज का आप देखोगे उस समय से बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा। तो अब आप यहाँ देखोगे यहाँ गतिविधियाँ कैसे कैसे टर्न कर रही हैं। और वहाँ चुनाव हो जाता है और चैम्बरलेन की सरकार हार जाती है 40 में, और चर्चिल बनता है ब्रिटिश प्रधानमंत्री। कंजर्वेटिव पार्टी का है चर्चिल। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि चैम्बरलेन के जगह पर चर्चिल बनता है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। कंजर्वेटिव पार्टी का है। और चर्चिल जब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमारे कार्यकाल के दौरान ब्रिटेन को आज़ादी नहीं मिलेगी। ये तो इसका मिजाज समझ लेना। और उसके बाद आप देखोगे कि 40 में कुछ घटना होगी, जैसे रामगढ़ का अधिवेशन हो तो बाद में होगा। 40 में पहली जो घटना होगी वो अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर, अगस्त प्रस्ताव है 8 अगस्त को। और फिर आप देखोगे कि मार्च में जो है, मार्च में यानी कि पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग हो जाएगी, पाकिस्तान की मांग। द्विराष्ट्र सिद्धांत आ जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। यानी कि जो आपका एक तरह से कह लीजिए कि लाहौर अधिवेशन आता है, लाहौर अधिवेशन लीग का, और मंच से जो है पाकिस्तान की मांग की जाएगी, यानी कि 2 नेशन थियरी। और इसे आप देखोगे तो सिकंदर हयात खां के द्वारा, सिकंदर हयात खां, वही सिकंदर हयात खां जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहते हैं, सिकंदर हयात खां के द्वारा बनाया गया, इसे तैयार किया गया। और इसे प्रस्तुत किया गया जो है फजलुल हक के द्वारा, फजलुल हक के द्वारा। ये नाम अपने आप याद होंगे आपको, फजलुल हक के द्वारा। और यही फजलुल हक जो है ये कहाँ थे, वो पंजाब का सीएम पीएम, और ये बंगाल के सीएम पीएम मुस्लिम लीग वाले। और इन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया और समर्थन किया किसने, खलिकुस जमा ने, खलिकुस जमा ने किया। तो ये ध्यान रखना है। और द्विराष्ट्र का सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ प्रस्तुत किया, मोहम्मद अली जिन्ना। अब देखो यहाँ द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया गया। लेकिन आप देखोगे कि ये मांग जो है ये 1930 में मोहम्मद इकबाल के द्वारा इस तरह कहा गया, जो बहुत बड़े शायर थे मोहम्मद इकबाल।
मोहम्मद इकबाल के द्वारा आप देखोगे तो जो उर्दू के बहुत बड़े शायर रहते हैं मोहम्मद इकबाल, इलाहाबाद में कार्यकारिणी बैठक में इन्होंने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पृथक मुस्लिम इकाई की बात की है। यानी कि कुछ क्षेत्रों को मिलाकर एक पृथक मुस्लिम इकाई का विचार रखा। वहाँ देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का बीज आप देखोगे तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में, और इसके बाद आप देखोगे जो पाकिस्तान शब्द आ रहा है 1933 चौधरी रहमत अली। यानी कि 1933 में आप देखो कि कैम्ब्रिज जो है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक पंपलेट प्रकाशित होता है, नाउ आर नेबर एक पंपलेट प्रकाशित होता है जिसमें 4 लोगों के दस्तक रहते हैं, और चौधरी रहमत अली और एक तरह से मोहम्मद असलम खां और मोहम्मद सादिक और इनायतुल्लाह, ये 4 लोगों के हस्ताक्षर रहते हैं, जिसमें चौधरी रहमत अली का नाम बड़ा फेमस रहता है। और ये पत्र आप याद रखना, नाउ और नेबर, अब नहीं तो कभी नहीं। तो इन्होंने रिसर्च किया और इनको जो है पाकिस्तान पर विश्लेषण किया इन्होंने, बनाते बनाते पाकिस्तान शब्द बन गया। यानी कि आप देखो कि जो है इसको रखा गया कि तान, आई साइलेंट है, पी को निकाल लिया, ए को निकाल लिया, के को निकाल लिया, तान को निकाल लिया। पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिस्तान, के फॉर कश्मीर का कुछ हिस्सा, आई अंडरस्टूड, यस फॉर सिंध, और तान फॉर बलूचिस्तान। यानी कि पाकिस्तान की विभिन्न इकाइयों में यही इकाइयां आगे चलकर सक्रिय होती हैं। यानी कि इन इकाइयों को मिलाकर और उस पंपलेट में बताया गया कि ये कंसेप्ट ऑफ पाकिस्तान, नॉट अ नेशन पाकिस्तान। यानी कि इस पाकिस्तान का जो अवधारणा दी गई वो पहली बार 1933 में आई। इसके पहले देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन एज ए 2 नेशंस थियरी, मुस्लिम लीग के मंच से पहली बार द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात करना, और द्विराष्ट्र का सिद्धांत है तो इसका मतलब पाकिस्तान है ही। उसके लिए मसौदा तैयार किया किसने? सिकंदर हयात खां, प्रस्तुत किया फजलुल हक, और उसको अनुमोदन किया खलकुज्जमा, और उसको एक तरह से कह लीजिए कि इसके दिमाग की उपज बनी मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद आप देखोगे कि कांग्रेस के द्वारा एक आंदोलन शुरू किया जाएगा अक्टूबर में, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू होगा? 17 अक्टूबर को पवनार आश्रम से शुरू होगा। 17 अक्टूबर को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू होगा। पवनार, अब आप देखो पवनार आश्रम से शुरू होगा, यानी कि 3 घटनाओं को याद रखना। यानी कि अगस्त ऑफर दे रहा है, यानी कि जो भारत का, ब्रिटिश भारत का जो अंतिम वायसराय है लॉर्ड लिनलिथगो, अब ये भारतीयों को लुभाने के लिए क्या दे रहा है? अगस्त प्रस्ताव ला रहा है। और उस अगस्त प्रस्ताव में कुछ प्रलोभन के बिंदु दिए गए हैं कि एक अखिल भारतीय संघ बनाएंगे, जबकि अब हम लोग जो है पूर्ण स्वराज्य की तरफ बढ़ गए हैं। यानी कि हमें अंतरिम सरकार चाहिए, हमें अंतरिम मंत्रिमंडल बनाना है, हमें नहीं चाहिए वायसराय के कार्यकारिणी में पूरे सदस्य। जबकि आप देखो कि 41 में वायसराय के कार्यकारिणी में 8-8 सदस्य दे देते हैं, और फिर क्रिप्स मिशन योजना के समय में ये पूरे सदस्य को ही कहते हैं कि नहीं, सारे सदस्य जो है वो भारतीय होंगे। लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए अंतरिम मंत्रिमंडल, हमें चाहिए अपनी सरकार, हमें चाहिए अस्थायी सरकार। यानी कि हमें सत्ता वो जो है एक तरह से सौंपें।
लेकिन वो अभी भी अधिराज्य के बारे में बात कर रहे हैं, संविधान सभा के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि पहली बार आप देखो तो यहाँ वो कह रहे हैं कि एक संविधान सभा दिया जाएगा। संविधान सभा का पहली बार अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए ब्रिटिश सरकार के तरफ से तो वो अगस्त ऑफर में आया। वैसे तो द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप देखो तो पहले से ही चला आ रहा, यानी कि तिलक के स्वराज्य विधेयक से ही वो चला आ रहा, गांधी जी की योजनाओं में है, एम.एन. राय की योजनाओं में है। लेकिन अगर आप देखोगे इसको कि कांग्रेस यानी कि ब्रिटिश मंच से यानी कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से पहली बार क्या कहा गया, लेकिन वो भी युद्ध समाप्त होने के बाद, और ऑस्ट्रेलिया और एक तरह से कह लीजिए कि कनाडा और साउथ अफ्रीका के तरह अधिराज्य यानी कि पूर्ण स्वराज्य की भी बात नहीं की जा रही, डोमिनियन स्टेटस देने की बात की जा रही है, वो भी युद्ध के समाप्त होने के बाद। यानी कि इस पर कांग्रेस बिल्कुल एकदम तैयार ही नहीं हुई और उनको ये लगा, लेकिन अब इसमें दो धड़े बट गए। एक तो धड़ा था सुभाष चंद्र बोस का, जो आपने देखा कि कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए, और एक धड़ा गांधी जी का था। गांधी जी क्या कहते थे कि ऐसे संकट के समय में जब विश्व युद्ध चल रहा है तो अंग्रेज़ों का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और हमें जो है एक तरह से कोई ऐसा आंदोलन, बड़ा आंदोलन नहीं करना चाहिए, यानी कि जनमानस का आंदोलन नहीं करना चाहिए। लेकिन तरह तरह की आप देखो परिस्थितियां बदलती चली जाएंगी, इसीलिए गांधी जी ने नैतिक आधार पर आप देखो इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया, यानी कि इसका नाम ही क्या रखा, व्यक्तिगत सत्याग्रह। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में नैतिक आधार ज़्यादा दिखेगा, यानी कि व्यक्तिगत तरह से लोग अपना जो है भाषण देंगे और एक तरह से कोई उग्र भाषण नहीं देंगे या सरकार की तरफ से कोई हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम नहीं देंगे। धरना प्रदर्शन, हड़ताल और इस तरह का मतलब कोई आगजनी या इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, यानी कि इंडिविजुअल सत्याग्रह। और उस भी इंडिविजुअल सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही खोजे गए कौन, आचार्य विनोबा भावे, जो गांधी जी के आध्यात्मिक शिष्य हुआ करते थे और जिनको भारत का पहला राष्ट्रीय शिक्षक की उपाधि मिली, आचार्य विनोबा भावे, भूदान आंदोलन वाले। और उन्हें आप देखोगे तो उन्हें पहला सत्याग्रही चुना गया। फिर जवाहरलाल नेहरू को सत्याग्रही चुना गया क्योंकि आचार्य विनोबा भावे को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर जो है चुना गया जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सत्यभक्त को चुना गया। फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो आप देखो कि दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए एक हुजूम पैदा हो गया, यानी कि आप देखो कि न पाई चाहिए न भाई चाहिए, हमें साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई चाहिए, एक नारे के रूप में विकसित होने लगा। यानी कि 15 महीने में आप देखोगे तो पूरे 25,000 सत्याग्रही आंदोलन में भाग लिए और जेल भरो आंदोलन शुरू हो गया। एक तरह से ब्रिटिश हुकूमत को ये बताना था नैतिक आधार पर कि हम विश्व युद्ध में आपके साथ नहीं हैं। लेकिन फिर आप देखोगे परिस्थितियां पलटा खाएंगी और परिस्थितियां इतना प्रतिकूल हो जाएंगी कि विश्व युद्ध में जापान आप देखो तो चलता चला आएगा। यानी कि चर्चिल की सरकार है 1941 में अटलांटिक चार्टर पर घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया और अटलांटिक चार्टर आप देखोगे तो अटलांटिक महासागर में जो है विंस्टन चर्चिल और रूजवेल्ट के जो है उसमें हस्ताक्षर किया गया। उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे और विंस्टन चर्चिल थे, और एक जो है आप देखो ऑस्ट्रेलिया के जो हैं वो ईवॉट रहते हैं विदेश मंत्री। तो इनका ये मानना रहता है कि भाई आप ऐसा समय आ गया है कि आप इनको स्वतंत्र करो, मतलब युद्ध के बाद ये जो है वहाँ की सरकार निर्णय ले सकती है कि हमें कहाँ जाना। लेकिन उसको आप देखोगे कि विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा कि नहीं, ये अटलांटिक चार्टर भारत पर लागू नहीं होगा। जिसका मतलब भारत को गुलामी के दास्ता में अभी भी रखने का प्रयास कर रहे हैं चर्चिल। इसका मतलब चर्चिल का दृष्टिकोण आप देखो कि बिल्कुल आज़ादी के पक्ष में नहीं।
तो वो लग रहा है कि भाई ऐसे समय में विश्व युद्ध में क्यों साथ देगा व्यक्ति। लेकिन जब आप देखोगे कि जापान की स्थिति, यानी कि 1942 में जापान की स्थिति बहुत कहर बरपाने वाली थी। यानी कि जापान आप उस समय से देखो तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में इंडोनेशिया, मलाया, रंगून तक आक्रमण करके और कब्जा कर लिया है। ऐसे समय में आप स्थिति ये देखो कि सुभाष चंद्र बोस यानी कि आज़ाद हिंद फौज का निर्माण करके और उधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक पहुंच गए हैं और बिल्कुल पास में आ गए हैं जापान तक, यानी कि जो रंगून है, म्यांमार, वर्मा। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि अगर वहाँ ब्रिटिश हुकूमत को ये समाप्त कर रहे हैं तो यहाँ भी आक्रमण हो सकता है जापान का, और यहाँ अगर आक्रमण होगा जापान का तो इन्हें जापान ख़त्म कर देगा और जापान की सत्ता स्थापित हो जाएगी। तो ऐसे समय में असमंजस की स्थिति में भारत की जनता, यानी कि ऐसे समय में क्या किया जाए कि वो जो है एकदम जापान से छुटकारा मिले और ब्रिटिश हुकूमत से छुटकारा मिले। तो ऐसे समय में आप देखोगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करना, और फिर आप 43 में देखोगे तो विश्व युद्ध में बिल्कुल जापान की स्थिति खराब हो जाएगी और एक तरह से कह लीजिए मित्र राष्ट्र की पराजय होने लगेगी, और एक तरह से फिर जो है अमेरिका जो है लास्ट में आप देखोगे तो हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराएगा और ब्रिटेन की स्थिति खराब हो जाएगी। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये युद्ध 43 तक तो वही हालत रही। अब जब चर्चिल को कोई ऑप्शन नहीं मिला और भारतीयों को युद्ध में शामिल करना था, उसके लिए चर्चिल ने क्या किया कि जो है स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन योजना की घोषणा कर दिया। यानी कि 11 मार्च को क्रिप्स मिशन योजना की घोषणा हो रही है और 8 मार्च को जापान रंगून पर कब्जा कर रहा। अब जब 8 मार्च 1942 को आप देखोगे जापान रंगून पर कब्जा कर लिया है, यानी कि म्यांमार तक आ गया है, उसके बाद घोषणा हो रही है। इसका मतलब विवश होके वो कह रहे हैं कि अब योजनाओं का एक और बढ़ता हुआ रूप दे दो इन्हें। यानी कि अब आप देखो कि एक लुभावने पॉइंट को लेकर ही आ रहे हैं कि उसी का एक्सटेंडेड रूप ले आ रहे हैं कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण होगा और भारतीय सदस्य यानी कि वायसराय की कार्यकारिणी में सारे के सारे भारतीय सदस्य होंगे और एक जो है युद्ध के समाप्त होने पर अधिराज्य दिया जाएगा। फिर वही बातें। तो क्रिप्स मिशन योजना जब आती है यहाँ, तो आप देखो क्रिप्स मिशन योजना आई और 11 को घोषणा हो गई और 23 मार्च को 3 सदस्यीय क्रिप्स मिशन डेलीगेशन भारत पहुंचता है और 27 मार्च को गांधी जी से मिलता है। तो जब 27 मार्च को ये गांधी जी से मिले, जिसमें स्टैफर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, तो आप देखो कि क्रिप्स मिशन योजना जब क्रिप्स डेलीगेशन भारत में आता है और गांधी जी से राय मशवरा करता है, तो गांधी जी कहते हैं कि ये तो पहले से भी मांगे चली आ रही, इसमें कोई नया बदलाव तो है नहीं, इसमें अंतरिम मंत्रिमंडल की बात ही नहीं की गई थी, सरकार पूर्ण स्वराज्य की बात ही नहीं किया गया, इसमें भी वही औपनिवेशिक स्वराज्य की बात की जा रही है। तो ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, इसको तो गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा और पट्टाभी सीतारमैया ने कहा कि ये तो उसी का परिष्कृत रूप है। और फिर उन्होंने कहा कि अभी तो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, पोस्टमार्टम होने लगा। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि ये तो क्रेजिंग बैंक पर यानी कि फेल्योर बैंक पर जो है लगाने वाला चेक है। यानी कि अभी ब्रिटिश साम्राज्य की हालत वो स्थिति क्लियर नहीं है कि हमें जीत मिलेगी कि नहीं, और ये आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है। तो इसका मतलब कि ये योजना क्या है, उत्तर दिनांकित चेक है। इट वॉज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ बैंकरप्ट बैंक, यानी कि दिवालिये बैंक पर भारित होने वाला ये पोस्ट डेटेड चेक है। तरह तरह का उस पर रिएक्शन किया गया और फिर आप देखें कि इनका क्रिप्स मिशन जो है फेल्योर कर गया और 11 अप्रैल को इनको जाना पड़ा लौट कर। और गांधी जी ने 27 मार्च को जब गांधी जी से मुलाकात हुई तो गांधी जी ने कहा कि प्रथम जहाज से आप लौट जाओ, इसका कोई फायदा भारत में नहीं होगा।
क्योंकि आपने बात तो कर लिया कि संविधान में चुनाव कैसे होगा, संविधान भारतीयों के द्वारा बनेगा, लेकिन उसमें कौन होगा? उसमें ब्रिटिश भारत होगा। ब्रिटिश भारत में चुनाव कराया जाएगा और एक तरह से देसी रियासतों को भाग लेना होगा उसमें। संविधान सभा के सदस्यों की बात की गई, लेकिन ये सब युद्ध की समाप्ति के बाद देने की बात की गई। तो इसका मतलब कि ये सारी योजनाएं क्या है? आश्वासन दिया जा रहा और अभी पता नहीं है कि युद्ध कब समाप्त होगा या क्या स्थिति युद्ध में होगी ब्रिटेन की। तो इन सारी योजनाओं को देखकर आप देखोगे लास्ट में जो है क्रिप्स मिशन योजना फेल्योर कर जाती है। यानी कि 23 मार्च 1942 की क्रिप्स मिशन योजना जब फेल्योर कर जाती है, तब 24 यानी कि 14 जुलाई को वर्धा में एक कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक होती है और वहाँ प्रस्ताव रखा जाता है, यानी कि प्रस्ताव एक तरह से बनाया जाता है और फिर ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है कहाँ? ग्वालियर टैंक 7 अगस्त यानी कि 8 अगस्त मध्यरात्रि को क्रांति का फैसला लिया जाता है। और वहाँ जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि अब गांधी जी बिल्कुल दुखी हो गए थे अब डू और डाई के स्टाइल में, और उन्होंने ब्रिटिश पत्रकार लुई फिशर से कहा भी था इस समय, अमेरिकन पत्रकार जो लुई फिशर इस समय क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में था, तो उन्होंने कहा भी था कि बहुत बड़ा एक तरह से वो हुजूम बनेगा और अगर कोई तैयार नहीं होगा तो हम इंडिया के बालू के भीत से और इससे बड़ा साम्राज्य तैयार कर लेंगे और इससे बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि अगस्त क्रांति की तरफ प्रवेश कर गए। तो अटलांटिक चार्टर भी कारण बनेगा, जापान का आक्रामक रुख भी कारण बनेगा और ये क्रिप्स मिशन का फेल्योर भी कारण बनेगा और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त मध्यरात्रि को डू और डाई के साथ शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम लोग बहुत सजगता के साथ 1903 से लेकर 42 तक की घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से अवलोकन किया और इसमें आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे घटनाओं को। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का होगा वो आज़ादी के करीब है बिल्कुल, और उसी दशक में हम लोगों को आज़ादी भी मिल जाएगी। तो ढेर सारा धन्यवाद। और इसी जो है और आप लोगों का टेस्ट भी होगा एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न का, और कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, तो बहुत बेहतरीन होगा और आप लोग लगे रहो और बीच बीच में टेस्ट लेते रहेंगे और अच्छी स्थिति आप लोगों की हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू।